फास्ट फूड के इतिहास में कर्नल सैंडर्स शायद सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले आइकन हैं। हालांकि अधिकांश लोग स्वयं उस व्यक्ति के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं। आपने जो कुछ सुना होगा वो मिथक से थोड़ा अधिक है, लेकिन कल्पना को भूल जाओ। यह कर्नल हारलैंड सैंडर्स की वास्तविक जीवन की दुखद कहानी है। कर्नल हारलैंड सैंडर्स आज भले ही प्रसिद्ध हों, लेकिन वे विनम्र शुरुआत से आए थे। कर्नल सैंडर्स द्वारा पोर्टेबल संडे डिनर की घोषणा। वो अपनी रसोई में केंटुकी फ्राइड चिकन पकाते हैं, फिर उसे अपनी आसान बाल्टी में पैक करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो काफी बड़ा है। कल्पना कीजिए कि सप्ताह का सबसे अच्छा भोजन सप्ताह के हर दिन हर जगह यात्रा करता है। ठीक है लड़के, कर्नल ने सड़क पर मारा एकदम सही तला हुआ चिकन बना दिया, जैसा कि हम जानते हैं कि यह अंदर से रसदार है। बाहर की तरफ क्रिस्पी एक लग्जरी हुआ करता था, क्योंकि मुझे इसमें कितना समय लगता था। लेकिन हारलैंड सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति ने अपनी खुद की रेसिपी में महारत हासिल करने और खाना पकाने के समय को 30 मिनट से कम करके 10 से कम करने के बाद बदल दिया। वो महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बच गया। उसने एक मताधिकार शुरू करने के लिए पूरे अमेरिका की यात्रा की। 1000 से अधिक बार खारिज होने के बाद उन्हें सामाजिक सुरक्षा चेक से $105 दिए जाने से लेकर उनके मताधिकार के लिए लाखों डॉलर दिए गए। वीडियो शुरू करने से पहले आइबो में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। 9 सितंबर 1890 को हार्लन का जन्म हेनरीविले, इंडियाना से 3 मील दूर एक खेत में हुआ था। जब वे 6 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ के पास अन्य परिवारों के लिए सिलाई का काम करने और एक कैनिंग कारखाने में टमाटर छीलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हार्लन को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी और अधिकांश खाना पकाने का काम करना पड़ता था। तब तक वो 7 साल का था। उसे रोटी और सब्जियों में महारत हासिल थी और वो पहले से ही मांस में बेहतर हो रहा था। कुछ दिन वो रात के 11 या 11:30 बजे तक खाना पकाते रहते थे। जब वो 10 साल के हुए तो उन्हें पहली नौकरी एक खेत में काम करने के लिए मिली। एक बच्चे के रूप में वो आसानी से जानवरों से विचलित हो गया और सिर्फ 1 महीने के बाद उसे निकाल दिया गया। उसकी माँ ने पूछा कि क्या वो जीवन में कभी कुछ हासिल करेगा। उसने उससे कहा, यहाँ तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारे पिता के, और तुम अकेले ही हो जो मैं अन्य बच्चों की मदद के लिए देख सकता हूँ, और तुम कोई लेखाकार नहीं हो। आप $2 प्रति माह के लिए भी नौकरी नहीं कर सकते। उसे निराश करने से शर्मिंदा होकर उसने खुद से कहा कि अगली बार जब उसे नौकरी मिलेगी तो वो और मेहनत करेगा। जब वो 12 साल का था उसकी माँ ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसे सौतेले बच्चे पैदा करने का विचार पसंद नहीं था। इसलिए 1 साल बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर से एक खेत पर काम किया। वो भोर से पहले उठकर जानवरों को चराने के लिए दिन में स्कूल जाता था और शाम को अजीब काम करता था। कुछ रातों में उसने रात के करीब 8 या 9 बजे तक मकई का छिलका उतार दिया। जब वह 13 साल के थे उन्होंने 7वीं कक्षा शुरू की और 2 सप्ताह के बाद बाहर हो गए। उन्हें बीजगणित बहुत कठिन लगा। कई अलग अलग काम करने से पहले उन्होंने 2 साल तक एक खेत में काम करना जारी रखा। उन्होंने एक स्ट्रीटकार कंडक्टर, सिपाही, रेलरोड फायरमैन, बीमा विक्रेता, स्टीम बोट ऑपरेटर, लाइटिंग निर्माता, टायर विक्रेता और एक वकील के रूप में काम किया। एक समय पर उनकी पहली पत्नी जोसेफिन किंग ने उन्हें अपने बच्चों के साथ छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कई बार निकाल दिया गया था। जब तक उन्होंने गैस स्टेशन संचालक के रूप में काम करना शुरू नहीं किया तब तक उनकी किस्मत नहीं बदली। 1924 में स्टैंडर्ड ऑयल केंटकी और तेल और गैस कंपनी के महाप्रबंधक द्वारा नौकरी के शिकार को लेने के बाद उन्होंने लुइसविले से विंचेस्टर के लिए सहयात्री किया। हारलैंड को नहीं पता था कि वो उस समय कौन था और उसने उसे बताया कि वो क्या कर रहा था और उसके पास नौकरी क्यों नहीं थी। तो उसने हारलैंड से पूछा कि क्या वो एक गैस स्टेशन चलाने में दिलचस्पी रखता है और निकोलसविले हारलैंड ने हाँ कहने में संकोच नहीं किया। शुरुआती दिनों में कारोबार मंदा था। चूंकि ग्राहक स्टेशन चलाने वाले अंतिम व्यक्ति के प्रति वफादार थे, शहर के कुछ लोग उसकी राह भी नहीं देखते। इसलिए हारलैंड ने ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और हमेशा कुछ अतिरिक्त पेशकश की। आखिरकार उसने गैस बेचकर 1 महीने में $12,000 से अधिक की कमाई की, जो किसी और की बिक्री से 3 गुना अधिक थी। लेकिन इसकी किस्मत ने तब और भी बुरा मोड़ ले लिया जब अमेरिका पर महामंदी आई। किराए पर लेने के लिए हारलैंड ने अपने उपकरण बेचे। उन्होंने महसूस किया कि रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। सौभाग्य से एक अन्य तेल और गैस कंपनी के खोल ने उसे एक गैस स्टेशन चलाने के लिए कहा जो कॉबिन में बनाया जा रहा था। वो जानता था कि यह एकमात्र तरीका है जिससे आप फिर से पैसा कमा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1930 में कॉबिन चले गए। अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए हारलैंड कभी कभी ग्राहकों के लिए भोजन बनाते थे और एक ही टेबल होती थी जिसमें 6 लोग बैठ सकते थे। सबसे पहले उन्होंने केवल देशी हैमस्ट्रिंग बीन्स, भिंडी के गर्म बिस्कुट बनाए और बाद में तला हुआ चिकन डाला जो उनका सबसे अच्छा विक्रेता बन गया। अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा, मेरा मानना कि तला हुआ चिकन उत्तरी अमेरिका का आतिथ्य पकवान है। मैंने उन सभी शब्दों को बड़े अक्षरों में लिखा है। 1937 तक यह भोजन मुख से इतना लोकप्रिय हो गया कि विभिन्न राज्यों से लोग उससे मिलने आते थे। इसलिए उन्होंने एक मोटल और कैफे को शामिल करने के लिए अपने गैस स्टेशन का विस्तार किया, जो इस समय के आसपास 242 लोगों को देख सकता था। उन्होंने एक बड़ी समस्या का पता लगाया था।
वो चिकन को जल्दी से फ्राई नहीं कर सका। ऑर्डर मिलने के बाद जब उन्होंने चिकन पकाया तो ग्राहक को 30 मिनट इंतजार करना पड़ा। अगर वो पहले से जत्था बना लेता था तो उसे अक्सर रात में टुकड़े फेंकना पड़ता था। एकमात्र अन्य विकल्प चिकन को तार की टोकरी और गहरी वसा में डुबोकर डीप फ्राई करना था, जबकि चिकन को तेजी से, तत्काल, सूखा, क्रिस्पी और असमान रूप से पकाना था। लेकिन प्रेशर कुकर की खोज के बाद उस समय एक नया आविष्कार हुआ और उसका उपयोग अपनी सब्जियां पकाने के लिए किया। उन्होंने इसे अपनी सफलता बना लिया। वो अपने चिकन को पकाने के लिए नए आविष्कार का उपयोग करने के विचार के साथ आया था। कई प्रयोगों के बाद उसने सही संतुलन दबाव खाना पकाने का समय पाया। उस निस्पंदन पर विचार किया। मुर्गियों के स्वाद में सील किए गए प्रेशर कुकर ने इसकी नमी को बरकरार रखा और इसे एक नरम फिनिश दिया जो चिकना या क्रिस्पी नहीं था। इसने खाना पकाने के समय को घटाकर 8 या 9 मिनट कर दिया। उस समय वो अभी भी मसाला परिष्कृत कर रहा था। उन्होंने काली मिर्च और नमक से शुरुआत की और कई अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई। फिर एक दिन उन्हें 500 फ्राइड चिकन खाने का ऑर्डर मिला। चूंकि वे उसके नियमित ग्राहकों के लिए नहीं थे, इसलिए उसने एक नया मसाला आजमाने का फैसला किया। यह उसके जीवन में अब तक का सबसे अच्छा तला हुआ चिकन निकला। इसलिए वो इसके साथ रहा और इसे 11 जड़ी बूटियों और मसालों का अपना गुप्त मिश्रण कहा। लंबे समय के बाद उनके रेस्टोरेंट को बुक एडवेंचर्स और गुड ईटिंग की सूची में शामिल नहीं किया गया था। डंकन हाइन्स ने अमेरिका के राजमार्गों के साथ अच्छे खाने की जगहों को बुक किया, लेकिन 1939 में उनकी किस्मत फिर से खराब हो गई। इशविले में दूसरा मोटल और कैफे बनाने के बाद उनका पहला और कॉबिन थैंक्सगिविंग पर जल गए। तब तक इसका पुनर्निर्माण किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आसपास कोई और पर्यटक नहीं थे, इसलिए उसने इशविले के इस स्थान को बेच दिया और अन्य रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया के लिए काम करना शुरू कर दिया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो हालन ने जॉर्ज टाउन में एक और रेस्टोरेंट शुरू किया और एक पूर्व सहयोगी को चलाने की अनुमति दी। उसने उसे प्रति माह $300 और मुनाफे का आधा हिस्सा दिया। हावर्ड की उदारता के बावजूद उनके पूर्व सहयोगी उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने वेश्याओं के पीछे उनके दोनों नामों के साथ एक साझेदारी के रूप में रेस्टोरेंट खोला, इसलिए हार्लैंड को उसे आग लगाने के लिए खरीदना पड़ा। 1953 में हार्लन को एक रियल एस्टेट एजेंट का फोन आया जिसने उसे अपने मोटल और कैफे के लिए $1,64,000 नकद की पेशकश की। हार्लैंड ने उसे ठुकरा दिया। उनका मोटल और कैफे हाईवे पर ही था और उनका 90% कारोबार पर्यटकों से आता था। फिर भी एजेंट ने उन्हें अगले दिन बुलाया और उसे फिर से मनाने की कोशिश की। अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा है, मेरे मोटल को हाईवे पर बेचने का कोई मतलब नहीं था। यह अपने आप में एक भाग्य के लायक था। मैं उतना ही खुश था जितना मैं हो सकता था। व्यापार में तेजी के साथ हार्लन ने सोचा कि वह जीवन के लिए तैयार है, लेकिन 6 महीने बाद उन्होंने हाईवे जंक्शन को दूसरी साइड पर नहीं बेचने और यातायात के प्रवाह को कम करने के अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया। बाद में यह घोषणा की गई कि एक नया अंतर्राज्यीय राजमार्ग इसे पूरी तरह से बाईपास करेगा। हार्लन को यकीन हो गया था कि उसका व्यवसाय बर्बाद हो गया है, इसलिए 1956 में उन्होंने इसे $75,000 में नीलाम कर दिया, जो कि रियल एस्टेट एजेंट ने उन्हें जो पेशकश की थी उसके आधे से भी कम है। 66 साल की उम्र में उन्हें अपनी बचत और $105 प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा जांच से दूर रहना पड़ा, लेकिन उनके पास एक नया बिजनेस आइडिया था। अगर फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी को केंटकी फ्राइड चिकन कहा जाता है, वास्तव में वो पहले से ही कुछ साल पहले ही हालन ने अपने अच्छे दोस्त पीट हरमन को अपने चिकन को पकाने का तरीका सिखाया था। जब पीट ने अपने रेस्टोरेंट व्यवसाय में सेवा दी तो 75% तक बढ़ गया। इसलिए हाईवे श्रृंखला से पहले हार्टलैंड ने कुछ और फ्रेंचाइजी तैयार की। जब उन्होंने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी कार में एक प्रेशर कुकर और सीजनिंग का एक बैग रखा और सड़क पर आ गए। अगर उन्हें एक अच्छा दिखने वाला रेस्टोरेंट मिलता तो वो मालिक से भीख मांगते कि वे कर्मचारियों के लिए अपना चिकन पकाएं। अगर वे प्रभावित थे, उन्होंने कुछ दिनों के लिए रुकने और रेस्टोरेंट के लिए खाना बनाने की पेशकश की, इस उम्मीद में कि इससे उनके यात्रा खर्चों को कवर करने के लिए एक और मताधिकार का अवसर मिलेगा। उन्हें अपने दोस्तों से मुफ्त भोजन मिलेगा और अपनी कार की पिछली सीट पर सोएंगे। अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा, पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि मैंने अब तक की सबसे साहसी चीजों में से एक अपनी पहली केंटकी फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी बेचने के लिए प्रेशर कुकर के साथ अपनी कार में शुरुआत की थी। मेरी मासिक सामाजिक सुरक्षा जांच। लेकिन मेरे पास 3500 ब्रोशर छपे थे। मुझे उन ब्रोशरों के परिणाम स्वरूप कुछ पूछताछ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी 2 या 3 से अधिक मिले। 1-2 साल के भीतर हार्लैंड को अब वे यात्राएं नहीं करनी पड़ी। इसके बजाय लोग उनके पास गए। उन्होंने सभी बहीखाता और अन्य कागजी कार्रवाई की और उनकी दूसरी पत्नी क्लाउडिया ने 11 जड़ी बूटियों और मसालों की अपनी स्क्रिप्ट योजना को मिश्रित पैक किया और भेज दिया। हार्लन ने अपनी फ्रेंचाइजी के साथ नुस्खा साझा नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि यह प्रतियोगियों के हाथों में पड़ जाएगा। 1963 तक अमेरिका और कनाडा में 600 से अधिक KFC फ्रेंचाइजी थे। अंत में वो आर्थिक रूप से सुरक्षित था, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी कंपनी का क्या होगा। इन वर्षों में कई लोगों ने जॉन ब्राउन नाम के एक 29 वर्षीय वकील सहित उनकी कंपनी को खरीदने के लिए कहा। जॉन के दादा एक किसान थे जिन्होंने उन्हें वही कार्य नीति सिखाई।
हार्टलैंड ने 2 पीढ़ियों पहले सीखा। वो 1963 में हार्लैंड से मिले, जब उन्हें ना कहने के बाद उनका पूर्णकालिक वकील बनने के लिए कहा गया। दोनों ने हार्लैंड के पसंदीदा विषय फ्राइड चिकन के बारे में बात की। जॉन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अमेरिका और कनाडा में हार्लैंड की सैकड़ों फ्रेंचाइजी हैं। एक साक्षात्कार में जॉन ने साझा किया, जब मैंने सुना कि मैंने कल्पना की थी कि उसके पास हर जगह सेल्समैन हैं। मैंने कहा, ठीक है कर्नल, कितने सेल्समैन हैं कि आपके पास मैदान में है? और उन्होंने कहा, ओह, हम याचना नहीं करते हैं, हम याचना में विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचने लगा कि क्या होगा यदि वे बिक्री के साथ अधिक आक्रामक हों। लेकिन इससे पहले कि वे अलग हो गए, वो एक बारबेक्यू फ्रेंचाइजी लेने के लिए सहमत हुए जिसे हार्लैंड बनाने की योजना बना रहा था। इसके बजाय उसने जैक मैसी नाम के एक करोड़पति से अपनी जरूरत के पैसे जुटाए और बारबेक्यू व्यवसाय के बारे में सीखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि बारबेक्यू में केवल एक क्षेत्रीय अपील थी और असली पैसा फ्राइड चिकन में था। इसलिए उन्होंने और जैक ने 1963 में वेश्याओं की कंपनी खरीदने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पहली पेशकश की। हार्लैंड ने कहा कि बिक्री का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि हार्लैंड को अब अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए और यदि वो अपना मताधिकार बेचने से पहले मर गया तो उसकी अधिकांश संपत्ति करों की ओर जाएगी। उन्होंने $2 मिलियन से अधिक की पेशकश की, जो आज 15 मिलियन से अधिक होती। उन्होंने गुणवत्ता बनाए रखने और हार्लैंड के साथ अपनी फ्रेंचाइजी के साथ उचित व्यवहार करने का भी वादा किया। उनका प्रस्ताव समझ में आया, लेकिन किसी तरह यह सही नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे कोई पिता अपने बच्चे को बेच रहा हो। उसने इसके बारे में सोचने के लिए अपना समय लिया, जबकि जॉन उसे समझाने की कोशिश करता रहा। 1964 के 6 जनवरी को हार्टलैंड ने आखिरकार अपनी कंपनी को बेच दिया। उस समय वे 73 वर्ष के थे। अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हुए उन्होंने साझा किया कि हर असफलता कुछ बेहतर करने के लिए एक कदम है। अपनी पहली फ्रेंचाइजी और फिर मेरी कंपनी को 2 मिलियन में बेचने से पहले मुझे 1009 बार रिजेक्ट किया गया था। कई अन्य लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में प्रयास किया है कि यह आपको शर्मिंदा करेगा। KFC के साथ अपने अशांत संबंधों के बावजूद सैंडर्स ने जीवन भर कंपनी के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने अपनी ओर से KFC की ओर से देश का दौरा जारी रखा और अपने जीवन के पिछले 2 दशकों से उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने प्रतिष्ठित सफेद सूट के अलावा कुछ भी पहने नहीं देखा गया। उसके बाद के वर्षों में उन्होंने धर्म को भी पाया और 16 दिसंबर 1980 को अपनी अधिकांश संपत्ति को साल्वेशन आर्मी जैसे चैरिटी को दान कर दिया। 90 साल की उम्र में सैंडर्स की ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई। उनके शरीर को लुइसविले में दफनाए जाने से पहले केंटकी स्टेट कैपिटल में राज्य में रखने का आदेश दिया गया था। केंटकी। सैंडर्स की मौत KFC के मद्देनजर उनकी किस्मत में विस्फोट हो गया। यह USS के अग्रणी फास्ट फूड ब्रांडों में से एक बन गया, लेकिन यह सफलता कर्नल की छवि को नष्ट करने की कीमत पर मिली। KFC के संस्थापक एक मार्केटिंग टूल से थोड़े अधिक हो गए और सैंडर्स परिवार का अब कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यह आश्चर्य नहीं करना मुश्किल है कि कर्नल आज कंपनी का क्या करेगा। दोस्तों, आप KFC के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आइबो।